हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रोनाउन की जो पहली वीडियो थी, जो कि पूरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो थी, इसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से क्या प्रोनाउन होता है, कितने प्रकार होते हैं, या उससे संबंधित जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी पूरा पार्ट होता है, मैंने उसको पूरा कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम 10 से 12 टॉप 10 या 12 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरर्स देखेंगे जो कि स्पॉटिंग द एरर्स सेक्शन आपका है इंग्लिश ग्रामर का। वो आपके एसएससी सीएचएसएल बैंक हो, चाहे एसएससी का सीजीएल एग्जाम हो, चाहे बैंक का पीओ एग्जाम हो, या क्लर्क का एग्जाम हो, एलडीए, कोई भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश ग्रामर आती है, उन सभी एग्जाम्स को ये सारे एरर 10 से 12, मात्र 10 से 12 एरर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यही एरर्स आपके एग्जाम में देखे जा रहे हैं, इसलिए इन एरर्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इन पूरे एरर्स को आप देखिएगा। जितने भी मैं एरर्स बताऊंगा उनके जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ऐसा क्यों है, किस वजह से जो भी एरर है उसमें जो भी चेंज है वो किस वजह से चेंज हुए थे, कहां पर एरर है, किस वजह से एरर है। तो उसके जितने भी रिलेटेड संबंधित जितने भी टर्म्स होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर के आपको बताता चलूंगा, जिससे आपको प्रत्येक एरर समझ में आएगा। और ट्रस्ट, ये जितने भी एरर्स हैं, सबसे ज्यादा एरर जो परेशान करते हैं वो होते हैं किसके? प्रोनाउन के ही एरर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको नाउन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जांपल्स, सारे एरर्स, सब कुछ मैंने आपको बताए थे, जो कि आप थंबनेल देख रहे हैं। टॉप 20 एरर थे वो। आज की इस वीडियो में टॉप 12 एरर देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो परेशानी वाले जो एरर होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन के, जो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर संबंधित होते हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, जिसकी वजह से इन प्रोनाउंस को पकड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको वो एरर दूंगा जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। टॉप 10 एरर्स आप इसको मान सकते हैं। 10 से 12 एरर मैं आपको बताऊंगा जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और सारी सभी जो एरर्स को डिटेल्स बताऊंगा। तो चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसके लिए सारी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे छूट सकते हैं। खैर, मैंने अपनी पूरी बात बता दी है। आइए स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी चीजों को हम समझते हैं। पिछली वीडियो में, जो कि प्रोनाउन का पूरा बेसिक वीडियो था, उसमें हमने सारी चीजें बात करी थी, जिसमें से एक ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, जो कि क्या है, ये इसका जो पूरा चार्ट है, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप यकीन मानिए, इस चार्ट को याद करना आपकी जिम्मेदारी है। बिना इस चार्ट के आप प्रोनाउन के जो एरर्स हैं इसको स्पॉट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस जो भी चार्ट है, इस चार्ट को याद करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रायोरिटी से, प्राथमिकता से इस चार्ट को आप पूरा याद करिए। पूरा चार्ट आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन इस चार्ट को याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये इतना महत्वपूर्ण चार्ट है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं और बाकी इससे संबंधित जो भी बातें उसको करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, इस चार्ट में मैंने एक तरफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। दूसरी तरफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, इसके नीचे सारे क्या हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। पजेसिव प्रोनाउन, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। क्लियर है? अब इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक, जो कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई वी यू ही शी इट दे। आई वी यू ही शी इट दे, ये क्या होते हैं? तो आपको बताऊं, पहली चीज तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो जो सब्जेक्ट ये रखे हुए हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इन्हें नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव।
नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस भी कहे जाते हैं, ये पजेसिव ये ऑब्जेक्टिव केस कहे जाते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। क्या अंतर है इनका आपस में, इसको समझ लीजिएगा, जिससे आपको चार्ट और आसानी से याद हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पार्ट के अंतर्गत आपका ये प्रोनाउन बटा हुआ था पर्सनल वाला। उसी तरीके से क्या हो गया कि आप जो ये देख रहे हैं आई और वी, ये क्या है आपका, ये फर्स्ट पर्सन है। यू आपका क्या है, ये सेकंड पर्सन है। यू क्या है आपका, यू आपका सेकंड पर्सन है। और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कितना हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। मतलब आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे ये आपका थर्ड पर्सन है। क्लियर है। इसी आधार पर हम देखते हैं, तो यहां पर मैं एस लिख रहा हूं सिंगुलर के लिए, पी लिख रहा हूं प्लूरल के लिए। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, ये आई सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। यानी फर्स्ट पर्सन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंगुलर में और प्लूरल में। अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हैं तो सिंगुलर का मतलब जो एक हो, प्लूरल का मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा हो। एक वचन और बहुवचन भी इसको बोलते हैं। इसी तरीके से जो आपका ये सब्जेक्ट के अंतर्गत सेकंड पर्सन है, ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए अकेला स्टैंड करता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए अकेला ये स्टैंड करता है, यानी अकेले ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है यू। क्लियर है। इसी तरीके से जो ही शी इट क्या है, ये आपका सिंगुलर है, और दे आपका क्या हो जाएगा, दे आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस, इनको मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल में बटे होते हैं, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में इसको हमने बांट कर रखा हुआ है। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ये क्या हो जाता है, आई से रिलेटेड जो भी यानी जो आपका सब्जेक्टिव केस आई है, तो सारे क्या है, ये सारे उसके ही प्रोनाउन हैं। किसके, आई के। यानी आई अगर आपका है तो आई के जो प्रोनाउन है, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो माई है, और आई का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो माइन है। माई क्या होता है, माइन क्या होता है, मी क्या होता है, यह आपने समझा। और अभी इसको बने रहिए वीडियो में, और सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। इसी तरीके से वी सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव एडजेक्टिव अवर, और पजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाता है, या अवर बोले या आर्स, इस तरीके से जिसका जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। यू, तो एक चीज आपको बताऊं, आपका ये 2 प्रोनाउन, आपके 2 प्रोनाउन जो कि आपका यू है और इट है, इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। क्लियर है। इसी तरीके से इट का और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, यू सब्जेक्ट भी रहेगा और यू ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, इट भी सब्जेक्ट रहेगा और इट ही ऑब्जेक्ट भी रहता है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये आपके जो 2 हैं यू और इट, ये इनके ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रखे रहते हैं। इसके अलावा अगर हम और थोड़ा सा ध्यान दें, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए इसको ऐसे ही साफ कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इतनी बातें आपने समझी हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा है, अभी तक हमने सिंगुलर प्लूरल देखा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देखा हुआ है। क्लियर है। और इसी को आधार मानते हुए जो सब्जेक्टिव है या जो नॉमिनेटिव है, इसी को आधार मानते हुए हम देखते हैं। तो आई का मैंने बताया ये सारे प्रोनाउन है, वी के सारे प्रोनाउन है, यू के यू ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से ही इसका ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा। शी ऑब्जेक्ट इसका हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। इट
इट, इट्स यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा। दे, देम, देयर और देयर्स, इस तरीके से पूरा ये चार्ट है। इसको याद रखना, मैंने फिर से कहा, बता रहा हूं मैं कि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। और जो सबसे ज्यादा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सबसे ज्यादा एरर बनते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी एरर्स हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन ही आपको याद रखना है ज्यादा, और उससे रिलेटेड ये चार्ट आपके ये याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब इसके अलावा मैं कुछ ऐसा एक आपको ट्रिक देता हूं, ऐसी ट्रिक देता हूं जिसको याद रखना आपके लिए उतना कठिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसलेशन करते चले आए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो मैं आपके सामने ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक आपको जो एरर्स हैं उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो पहला ये है, यहां पर पहला ये है कि आप अगर देखेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसमें कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अलावा और क्या होगा? उसमें वर्ब होगा। वर्ब किस प्रकार की हो सकती है? तो मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। HV हेल्पिंग वर्ब, MV मेन वर्ब, MV मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? अगर उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाती है, अगर उसका प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। P फॉर प्रीपोजिशन, उसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसको कलर चेंज करके लिख दे जिससे हौच पौच ना लगे आपको। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका ये जो वर्ब है ये दो तरीके से हो सकता है। ये मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर हो सकता है। इस तरीके से आपको इस जो लाइन है इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? फिर से समझते हैं। मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है? इसको समझना आपको बहुत जरूरी था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पर देखें, एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पर देखें तो जैसे मैं बता दूं कि आई एम अ टीचर, मैं एक क्या हूं? टीचर हूं। मैं एक टीचर हूं। क्या काम कर रहा हूं? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो यहां पर क्या आप देख सकते हैं कि आई एम अ टीचर। तो अगर हम यहां पर देखें तो एम क्या है यहां पर? आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आई एम अ टीचर के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। यहां पर तो एम है, अ टीचर, ये कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, टीचर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और ना ही ये वर्ब है। वर्ब क्या होता है? दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। यहां पर हमने देखा आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर में क्या हो जाएगा? ये आई, उसके बाद वर्ब के अंतर्गत एम, अ टीचर। अ टीचर क्या हो जाएगा? कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं। एक्शन वर्ड मतलब कोई कुछ कर तो रहा नहीं है जिसका प्रभाव कर्ता पर यानी सब्जेक्ट पर पड़े। तो यहां पर आई क्या हो गया? आई तो यहां पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये जो टीचर है ये क्या है? ये ना तो वर्ब है ना तो ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ये। और तो ये एम क्या हो जाएगा? तो एम बेटा यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी है और ये एम यहां पर क्या है? मेन वर्ब भी है। जब कभी भी जो मेन वर्ब नहीं होता है, जब कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है तो क्या हो जाता है? हाँ, तो ये क्या करता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब की ही तरह काम करने लगता है। तो यहां पर क्या है? आई जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, एम मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है
और अ टीचर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया वर्ब का होना बहुत जरूरी है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। इसको भी और डिटेल से समझते हैं, पहले इस एग्जांपल को देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई एम टीचिंग। अब यहां पर आप बताइए कि यहां पर आप देख रहे हैं जो आई है ये क्या है, आई तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई। एम क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है। मेन वर्ब क्या होता है, कोई एक एक्शन जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, आई एम टीचिंग। अब यहां पर देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये किस प्रकार का वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है बेटा, ये इंट्रांजिटिव, INT इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्यों, क्योंकि टीचिंग वर्ब है और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो यहां पर सब्जेक्ट भी होगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा, यहां पर मेन वर्ब भी हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप अगर देखें यहां पर, तो जो यू है इस चार्ट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू रहता है, इसलिए वहां पर हमने यू रख दिया है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। आइए उस जो सेंटेंस को मैंने जो ट्रिक मैंने आपको बताया उसको फिर आगे और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा इसको यहां पर साफ कर लें। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि अब इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब इस बात को यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा, या अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, या अगर प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन दिया हो तो उसके बाद भी क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखते हैं I am beating drum। I am beating drum। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीटिंग ये मेन वर्ब हो गया, और ड्रम ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं, यानी इस नियम को अगर देखने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट को। तो अगर हम देख लेते हैं यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल देखते हैं। क्या, जैसे शी क्राइड एट ही एंड आई। अब यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल दिया हुआ है कि शी क्राइड एट ही एंड आई। इसको समझते हैं। आप यहां पर देखिए जो शी है ये क्या है, शी तो यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, तो यहां पर तो वर्ब भी है, यहां पर वर्ब भी हो गया। अब ये क्या है, एट तो प्रेपोजिशन है। मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ही क्या है, ही तो बेटा क्या है, यहां पर ही तो सब्जेक्ट है, आना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हिम, ही की जगह हिम हो जाएगा। एंड आई भी यहां पर सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे एरर्स हैं जो आपको पकड़ने पड़ेंगे। तो खैर एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अब आइए कुछ ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, एरर्स हैं, जिसको आपको मैं बता करके
जो मैक्सिमम एरर्स है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं। पहले इसको साफ करता हूं, एक साथ सारे आपके सामने एरर्स होंगे जिसके माध्यम से आप सभी एरर्स को स्पॉट कर सकेंगे। क्लियर है? तो इसको साफ करके मैं सारे एरर्स आपके सामने लेकर के आता हूं। यहां हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरर्स ले रखे हैं जिनको स्पॉट करेंगे, और ये तकरीबन 7 प्रकार के अभी लिए हैं। नेक्स्ट जो इसको इरेज करने के बाद 3, 4, 5 जो भी बच्चे होंगे उनको भी रख लेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक को सॉल्व करते चलेंगे, उनके जो टाइप हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पहला देख लेते हैं हम। पहला दिया हुआ है कि एक्सेप्ट यू एंड आई एवरीबडी हैज गॉन टू वॉच मूवी इन द सिनेमा हाउस या सिनेमा हॉल। क्लियर है? एक्सेप्ट यू एंड आई एवरीबडी हैज गॉन टू वॉच मूवी इन सिनेमा हाउस। यहां पर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश करने की कोशिश करो कि क्या ये आपसे सॉल्व होते हैं। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आप तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे ही। अभी मैंने जो पिछला इसको इरेज करने से पहले जो थोड़ी देर पहले बताया था, उससे सारी चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। और मैंने आपको चार्ट के बारे में जो शुरू में सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट, पजेसिव और पजेसिव प्रोनाउन इसको बताया था, उसका भी यहाँ पर काम है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको बताया था उन सब चीजों को ध्यान आपको रखना होगा। खैर यहाँ पर पहला देख लेते हैं, एक्सेप्ट यू एंड आई एवरीबडी हैज गॉन टू वॉच मूवी इन सिनेमा हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पर इसको देखें तो एरर आपको कहां पर देखने को मिलता है। अगर एरर की बात करते हैं तो इस सेक्शन में इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं कि इस सेक्शन में यानी कि बी सेक्शन में यहां पर आप इस एरर स्पॉट कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सेप्ट को देखेंगे तो एक्सेप्ट क्या है? प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट क्या है? प्रीपोजिशन है। अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर प्रीपोजिशन दिया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से बताया था। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये भी बताया था कि यू और इट ये दो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, एक जैसे होते हैं। तो यू को आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कुछ एक मान सकते हो। तो यहाँ पर यू को हम ऑब्जेक्ट ही मानेंगे क्योंकि सब्जेक्ट अलग से तो रखता नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है आई। आई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? आई सब्जेक्ट है। क्या आना चाहिए? प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो आई यहाँ पर क्या है? गलत है। तो आई की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर आई की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे मी। क्लियर? तो एक्सेप्ट यू एंड मी एवरीबडी हैज गॉन टू वॉच मूवी इन द सिनेमा हाउस। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर आई ही एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आप हर एक जो एरर को पॉज करके अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ही एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यहां पर किस जगह पर एरर है? तो एक रूल आपको मैं बता देता हूं, जो रूल होता है 231। अब 231 का मतलब क्या हो जाएगा? 231 का मतलब 2 से सेकंड पर्सन, 3 से थर्ड पर्सन, 1 से फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? अब इसका क्या मतलब है? जब कभी भी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और जनरल यूज में आते हैं, उनका कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। स्पेशल कैटेगरी से ना करके नॉर्मली अगर आते हैं, सीधी स्टेटमेंट अपना देते हैं, तो उसको क्या करते हैं? पहले हमें सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इनको लेकर के हमें आना होता है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इसको, इस वाली लाइन को यहां से हटा करके और इस जगह रखना होगा। इस जगह यू को थोड़ा आगे लिख देते हैं, यू को थोड़ा आगे लिख दिया। आई ही एंड यू अब यहां पर लगा देते हैं, इस बी को यहां लिख देते हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या हो जाएगा? आई ही एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको बताया था कि 231 का मतलब क्या होना चाहिए? पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए। तो आई सेकंड पर्सन है? नहीं है। सेकंड पर्सन यहां पर क्या है? यू है। तो आई को हटा के यू लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है? थर्ड पर्सन ही, बिल्कुल ठीक है।
यू को हटा करके हम यहाँ पर आई लिखेंगे। अब ये एरर यहाँ पर ए पार्ट में था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी जनरली यूज में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन एक साथ किसी एक सेंटेंस में आते हैं तो उसको लिखने का सीक्वेंस 231 के अकॉर्डिंग पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। आइए यहाँ पर एक और देख लेते हैं। यहां दिया हुआ है यू ही एंड आई हैड कमिटेड क्राइम लास्ट नाइट। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है। 231 का नियम तो यहां पर फॉलो कर रहा है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आप पूछोगे सर क्यों सही नहीं है? तो यहां पर इसलिए नहीं सही है क्योंकि 231 का जो यूज है उसको मैंने आपको बताया था कि जनरली तरीके से अगर ये आता है तो उसको 231 के फॉर्मूले के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर जब कभी भी कोई पाप, कोई भूल, कोई गुनाह या कुछ भी ऐसा जो आप एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 231 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 123 1 2 3 123 इस सीक्वेंस में लगता है। क्लियर है? यहां पर देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले आना चाहिए क्या, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन सबको हटा करके सबसे पहले क्या रखेंगे, फर्स्ट पर्सन आई, फिर इसका सेकंड पर्सन यू एंड ही, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। 123 इस सीक्वेंस में हमने जब इसको रखा है तब जाकर के हमारा ये जो सेंटेंस है ये अब यहां पर एरर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट और एक और हम देख लेते हैं, योर बैग इज हियर। ये इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे हैं क्योंकि जब टॉप 10 और 12 क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं तो सारे इंपॉर्टेंट है। योर बैग इज हियर बट माइन बैग इज देयर, इसको करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया, आप जैसा कि यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, आप ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में क्या है, इस चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि योर बैग इज हियर, योर बैग इज हियर बट माइन बैग इज देयर। तो योर क्या है, योर यहां पर क्या है। अब इसको करने से पहले एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। इसको पहले साफ कर दूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका चार्ट है उस चार्ट के अंतर्गत क्या है, उस चार्ट के अंतर्गत पजेसिव एडजेक्टिव था और पजेसिव प्रोनाउन था। क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव था और पजेसिव प्रोनाउन था। क्लियर? पजेसिव एडजेक्टिव, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, इस नियम को याद रखिएगा, पहचानने के लिए है या ट्रिक के तौर पर इसको आप समझ सकते हैं। जब कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ में नाउन निश्चित तौर पर आता है, तो उसके साथ में नाउन जरूर आएगा। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे इस सेंटेंस में योर दिया हुआ है तो योर क्या है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि योर के साथ में आप देख रहे हैं यहां क्या दिया हुआ है, बैग दिया हुआ है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। ठीक है? लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन तो दिया नहीं है, उसके बाद नाउन तो नहीं आया हुआ है। क्लियर है ना? इसके साथ में कोई माइन के साथ में कोई नाउन तो आ नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस माइन का अगर मतलब निकले तो इस माइन का मतलब ही होता है, इस माइन का मतलब क्या होता है, माई बैग। यानी इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो योर बैग है, योर बैग है, ये माइन के साथ में क्या हो जाता है, अंडरस्टूड होता है। यानी कि ये जो मतलब है वो इस माइन के अंतर्गत आ जाएगा। अगर माइन को हम खोल करके लिखें, बड़ा करके लिखें या पजेसिव एडजेक्टिव में बदल करके हम देखें तो उसका मतलब माइन बैग, माइन की जगह क्या हो जाएगा, माई बैग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर
बैग को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगर बैग को हटा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, योर बैग इज हियर बट माइंड इज देयर। तो इस तरीके से ये स्पॉट आप यहां पर आराम से कर सकेंगे। क्लियर। एक और हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का है ये, ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी। अब आपको मैं बताऊं, हमेशा जो तुलना होती है, इसको साफ कर दूं, हमेशा जो तुलना होती है वो किसके बीच में होती है, बराबर के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, बराबर के बीच में होती है। जैसे अगर हम तुलना करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा किससे होगी, ऑब्जेक्ट से ही होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी। अच्छा, तुलना किसके माध्यम से करते हैं, या तो एज के माध्यम से करते हैं और या तो देन के माध्यम से करते हैं। जैसे ही इज बेटर देन मी या आई एम बेटर देन यू, तो देन लगाया। उसी तरीके से एज का यहाँ पर प्रयोग तुलना के रूप में किया जाता है। तो ही इज बेटर, ही इज इंटेलिजेंट एज मी। तो ही क्या है यहाँ पर, ही बेटा सब्जेक्ट है। ही क्या है आपका यहाँ पर, ही सब्जेक्ट है। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है आपका। और इज क्या है, यहाँ पर इज आपका वर्ब है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एज, अब यहां पर क्या आ जाएगा, मी, यानी वह इंटेलिजेंट है जितना कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, वह मेरे जितना इंटेलिजेंट है। तो अब यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट इस ही की तुलना की जा रही है और इस मी से की जा रही है। चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बताया था कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो जब ऑब्जेक्ट मी है, कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रहे हैं, कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करते हैं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करते हैं। तो मी तो ऑब्जेक्ट है, जिसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा आई। तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई। क्लियर। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, नो अदर एथलीट इन द ग्राउंड इज एज स्लो एज हर। यहां क्या हो जाएगा, हर। अब यहां पर ध्यान से देखें, अब यहां पर ध्यान से देखें। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट के स्पॉट करेंगे, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, नो अदर एथलीट। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, इन द ग्राउंड। तो इन क्या है, इन यहां पर प्रीपोजिशन है। इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज, ये क्या है, वर्ब है। एज, स्लो एज, ये कंपैरेटिव डिग्री का हमने यूज कर लिया हुआ है, एज स्लो एज हर। तो यहां पर क्या है, सब किसकी तुलना की जा रही, नो अदर एथलीट इन द ग्राउंड, मतलब कोई भी एथलीट, इस ग्राउंड का कोई भी एथलीट उतना स्लो नहीं है जितना कि वह है। तो इस नो अदर एथलीट, इसकी तुलना किससे की जा रही है, हर से की जा रही है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट की ही तुलना की जाएगी। तो हर की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हर गलत हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, शी हो जाएगा। तो नो अदर एथलीट इन द ग्राउंड इज एज स्लो एज शी। क्लियर। नेक्स्ट तरीका हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप को आप समझ लेते हैं। वी एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। वी एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब यहां पर मैंने आपको जब बताया था सेंटेंस, तो सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि दो प्रकार से वर्ब को देखते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ में वर्ब आता है, जिसके साथ जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। यदि ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के साथ में तो ट्रांजिटिव वर्ब, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है वर्ब के साथ में तो इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसके एक्शन को रिसीव करने वाला कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हमेशा हम
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो उसको समझ लीजिएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, और उस पिछली वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे आपका आई है तो आई के साथ में क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, वी है तो वी के साथ में अवर सेल्फ, दे है तो दिस अवर सेल्व्स, दे है तो देम सेल्व्स, शी है तो हर सेल्फ, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल्फ या सेल्व्स लगा करके हम क्या करते हैं, हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ना आए, यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम उसके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप नियम के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, वी एंजॉयड, क्या कर रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वर्ब के बाद में क्या आ गया, यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि वी क्या, यहां पर वी, यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब आया है, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, इन आ गया है। इन क्या होता है, प्रेपोजिशन आ गया। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। द पार्टी क्या है, ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। लास्ट नाइट, तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर इसको हम चेंज करें, तो मैंने आपको बताया था कि एंजॉय करने का जो रिसीवर है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो आया नहीं एंजॉय के बाद, उसके बाद तो प्रीपोजिशन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या करेंगे, एंजॉय के बाद में क्या लिख देंगे, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमने प्रयोग कर दिया, जिसके माध्यम से यहां पर ये जो कमी थी ये स्पॉट द एरर के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका जो फाइनली जो इसका सेंटेंस बनेगा, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स इन द पार्टी लास्ट नाइट। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए कुछ और शब्द मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूं, और अगर आपको ना दिखाई पड़ रहा हो बोर्ड पर, चूंकि नीचे लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख भी दे रहा हूं, आप इस चार्ट को भी देख लीजिएगा। और ये जो वर्ड्स हैं इसको रट लीजिएगा। क्यों रट लीजिएगा, पहले इन वर्ड्स को मैं बता दे रहा हूं। वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, हर्ट, चीट, अम्यूज, एब्सेंट, प्रेजेंट, सेटिस्फाई, प्राइड, एक्विट, अवेल, एटसेट्रा। ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस के बाद, सॉरी, इन वर्ड्स के बाद, ये जो आप चार्ट के अंतर्गत वर्ड्स देख रहे हैं, इन वर्ड्स के बाद निश्चित तौर पर ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब क्या, अगर आई है तो आई के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो माई सेल्फ होता है, वी है तो अवर सेल्फ होता है, दे है तो देम सेल्व्स होता है, ही है तो हिम सेल्व्स होता है, शी है तो हर सेल्फ होता है। इस तरीके से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनका प्रयोग हम करेंगे जब सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसका रिसीवर कोई नहीं होगा तब। इस तरीके से यहां पर जो सेंटेंस है, वी एंजॉयड इन द पार्टी, वी एंजॉयड ourselves in the party by we enjoyed ourselves in the party last night। तो इस तरीके से 7 जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट वाले इनको हमने किया हुआ है। क्लियर है? तो दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मैं कराने को तो करा सकता था, लेकिन 5-6 प्रकार की जो भी एरर्स बचे हुए हैं उन एरर्स को कराने से पहले उनके बारे में डिटेल्स बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक डिटेल से नहीं बताएंगे तब तक वो सभी प्रकार के एरर आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए उनको 3 से 4 प्रकार के उदाहरण के साथ में, यानी हर एक कैटेगरी के तकरीबन 3 से 4 प्रकार के जब तक आपको उदाहरण नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि जहां तक मैंने आपको बताया हो उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास बुक वगैरह होगी, वहां से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। और बाकी जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए एरर हैं उनको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि उनको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, इसलिए समय लग सकता है। इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बचे हुए एरर हैं उन सभी एरर्स को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, विद एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।